वेलकम स्टूडेंट्स। हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हुआ क्या, जनवरी 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी और उस 11 डिमांड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड थी, वो थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। और गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उन्होंने 11 मार्च 1930 तक उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब हुआ ये कि लॉर्ड इरविन ने उनकी इन डिमांड्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही फेमस मार्च निकाला जिसको हम बोलते हैं डांडी मार्च, और दिस मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। अब ये कैसे था और क्यों स्टार्ट हुआ वो आप समझ चुके हैं। अब हम सॉल्ट मार्च के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। गांधी जी ने अपने 78 जो उनके बहुत ही ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया। डांडी मार्च जो कि साबरमती आश्रम से, गांधी जी का साबरमती आश्रम था जो कि गुजरात में था, वहां से डांडी तक की मार्च उनको करनी थी पैदल। ये जो मार्च थी इसका जो डिस्टेंस था दैट वाज 40 माइल्स, और जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने पैदल चलकर ये मार्च है वो 24 दिन में कंप्लीट किया। फाइनली 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो सॉल्ट लॉ है उसको वायलेट किया बाय बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द सी एंड मेकिंग सॉल्ट। और जैसे ही उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और यहीं से स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पहला जो डिफरेंस था वो ये था कि अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें लोगों को ना सिर्फ ये बोला गया कि आप गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेशन बंद कर दीजिए, बट दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू ब्रेक द कॉलोनियल रूल्स। दैट मीन्स अब जो लोग थे वो गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट तो कर ही नहीं रहे थे, अब वो कॉलोनियल रूल्स को भी ब्रेक कर रहे थे, सच एज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज, breaking of salt law. So these are the feature of civil disobedience movement which were not present in non-corporation movement. Second, इस मूवमेंट में हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो सॉल्ट है उसको मैन्युफैक्चर किया और जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक किया। थर्ड फीचर वाज दे बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, दे बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। They were कैंपेन होने लगे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यूज, एंड ऑल्सो पीपल स्टार्टेड टू ब्रेक द फॉरेस्ट रूल्स, ब्रेक फॉरेस्ट रूल्स और फॉरेस्ट लॉज। दैट मीन्स जो ट्राइब थे जो पहले उनको एंटर नहीं किया जा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट लॉ बनाकर उसमें एंट्री उनकी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, अभी जितने भी लोग हैं वो फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे और अपने जो कैटल्स हैं वहाँ पर वो ग्रेजिंग करवा रहे थे। जितने भी फ्यूल वुड वो कलेक्ट करना चाहते थे, जितना भी मटेरियल वो वहाँ से लेना चाहते थे, ईजीली वो फॉरेस्ट में आ जा रहे थे। लेकिन अब जब ये हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसको रिप्रेस करना स्टार्ट किया। जैसे कि उन्होंने जो लीडर्स हैं हमारे, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? गवर्नमेंट का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन वाज दे अरेस्टेड लीडर्स इंक्लूडिंग Gandhi ji and
जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जितने भी जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना शुरू किया, लोगों को बहुत ही वॉयलेंट तरीके से उन्होंने रिप्रेस करना शुरू करा, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने, क्योंकि उनके जो लीडर हैं गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, उनको अरेस्ट कर लिया, लोगों ने भी बहुत ही वॉयलेंट तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पे अटैक किया, जो रेलवेज हैं उन पे अटैक किया। और जैसे ही गांधी जी ने देखा कि जो मूवमेंट है बहुत ही वॉयलेंट तरीके से टर्न आउट हो रहा है, तो इसीलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने बंद कर दिया। दैट मीन्स नाउ गांधी जी स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिकॉज दिस मूवमेंट इज नाउ टर्निंग इनटू अ violent clash which led to the suffering of the people. That is why Gandhi ji stopped this civil disobedience movement. 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टॉप करना था और गांधी जी को लंदन में एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो उनको अटेंड करनी थी। लेकिन गांधी जी वहाँ से जो इनकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ से जब गांधी जी जो लंदन से लौटे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको फिर दोबारा रिज्यूम कर दिया। दैट मीन्स अभी जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो 1932 में फिर दोबारा रिज्यूम हो गया। उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है वो 1934 तक चला। देन उसके बाद ग्रेजुअली ये बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, उसका जो मोमेंटम है वो लॉस्ट हो गया। देन हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। रिच पेजेंट्स, जो पाटीदार्स होते हैं गुजरात में और जो जाट थे यूपी में, ये रिच पीजेंट्स कम्युनिटी का पार्ट थे और जो बेसिकली जो जितने भी ये अमीर पेजेंट्स थे ये प्रोड्यूसर थे कमर्शियल क्रॉप के। अब क्योंकि हुआ क्या कि कंट्री में ट्रेड डिप्रेशन आ गया, दैट मीन्स जितने भी एग्रीकल्चर आउटपुट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। ट्रेड डिप्रेशन आ गया हमारी कंट्री में, जो प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के वो डिक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई। इनकम अफेक्ट होने की वजह से इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया कि गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू पे कर पाए। सो दे कैन नॉट पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बिकॉज नाउ देयर इनकम हैज़ डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें इन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है उसके अंदर इन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो बॉयकॉट मूवमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स नाउ दे स्टार्टेड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स को इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू करा, क्योंकि इसकी वजह से इन्हीं का फ़ायदा होने वाला था। इनका फ़ायदा कैसे होने वाला था, अगर ये फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे दैट मीन्स इनके जो खुद के जो गुड्स हैं वो ही हमारी कंट्री में ये बिक पाएंगे, जिसकी वजह से इनको ही फ़ायदा होने वाला था। इनके लिए जो स्वराज का जो मतलब था वो ये था, द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पेजेंट्स इज़ वेरी डिफरेंट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू देम, फॉर देम स्वराज मीन्स दैट मीन्स फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि ये चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो जाए, लेकिन जब 1931 में जब गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप किया, उसके बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि जो रेवेन्यू था वो रिवाइज नहीं हुआ था। दैट मीन्स जो रेवेन्यू है वो कम नहीं किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। इसीलिए जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस दोबारा रिज्यूम हुआ, उस टाइम पे इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और इन्होंने जो सेकेंड डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया।
जो पुअर पेजेंट्स थे ये रिच फार्मर्स के लैंड पे वर्क करते थे एज टेनेंट एंड दे पे रेंट टू देम। अब व्हाट हैपन वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे ये इनकी भी जो इनकम है वो डाउन हो गई। दैट मीन्स अब ये जो रेंट है दे कैन नॉट पे रेंट टू द फार्मर्स। तो इसीलिए इनकी जो बेसिक डिमांड थी वो ये चाहते थे कि जितने भी जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो भी इनका जो रेंट है उसको रेमिट कर दे। दैट मीन्स इनकी डिमांड की थी क्या थी, रेमिशन ऑफ रेंट। दैट मीन्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, जो जितना भी रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने इनके जो नो रेंट कैंपेन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज जो कांग्रेस थी वो रिच फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, इसीलिए उन्होंने इनके जो नो रेंट कैंपेन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास जो बेसिकली वो ये चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड दे ऑल्सो वांटेड पॉलिसीज दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। बिकॉज जैसे ही फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, दैट मीन्स जो फॉरेन गुड्स हैं हमारी कंट्री में आना बंद कर देंगे, उसकी वजह से जो बिजनेस क्लास है इनको बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि अब इनके गुड्स को सब लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और इनका जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें बहुत ही एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू पार्टिसिपेट किया और इन्होंने क्या किया कि जो भी जो बाय और सेल होता था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इन्होंने मना कर दिया। सो दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स को इन्होंने खरीदना और बेचना इन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास में सभी लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओनली सम ऑफ देम टुक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनके लिए जो मूवमेंट था इट वाज अगेंस्ट द लो वेजेस, बिकॉज इनको बहुत ही कम वेजेस मिलते थे, इसीलिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इनके लिए था दैट इज द मूवमेंट अगेंस्ट द लो वेजेस एंड द बैड वर्किंग कंडीशन एट द फैक्ट्रीज में जो बैड वर्किंग कंडीशंस थी उनके अगेंस्ट ही इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। रेलवे वर्कर्स ने 1930s में स्ट्राइक कर दी थी और डॉक वर्कर्स ने 1932 में स्ट्राइक कर दी थी। इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर बॉयकॉट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से हमारी कंट्री में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है डिफरेंट सेक्शंस ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, ये टॉपिक यहीं ओवर होता है। लेकिन अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। फर्स्ट लिमिटेशन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास वाज लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वाई? बिकॉज जो कांग्रेस थी उन्होंने जो दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको इग्नोर किया टू प्लीज द हाई क्लास हिंदूज। सो ये एक पहला लिमिटेशन था। सेकेंड जो लिमिटेशन है दैट देयर वाज लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। वाई? दो रीज़न है इसके पीछे। फर्स्ट इज जो कांग्रेस है उन्होंने जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है उनके साथ खुद को एसोसिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा, ये जो ऐसी जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप थे, इनका जो मेन टारगेट था वो हिंदूज के राइट्स को प्रिजर्व करना था। दैट मीन्स दे वर इग्नोरिंग द राइट्स एंड फैसिलिटीज फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दोनों कम्युनिटी है दैट मीन्स हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बीच में एक डिस्ट्रेस आ गया और उसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहती थी कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी आगे बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का बहुत ही ज़्यादा कम रहा। थर्ड लिमिटेशन है जो रिच पेजेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे जब मूवमेंट को, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1931 में गांधी जी ने उसको स्टॉप कर दिया था विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू है उसको डिक्रीज़ किया जाए, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को डिक्रीज़ करती, जो
गांधी जी हैं उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको स्टॉप कर दिया था, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा रिज्यूम हुआ जो कि 1932 में हुआ था, उस टाइम पे जो रिच पेजेंट्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। फोर्थ लिमिटेशन ये रही कि जो वर्किंग क्लास है उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट फॉर नागपुर रीजन। दैट मीन्स जो नागपुर रीजन में जो वर्किंग क्लास है उन्होंने ही इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। रीज़न क्या था? बिकॉज जो कांग्रेस है उन्होंने इसका जो इशू है दैट मीन्स जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट, और जो यहाँ पे ये चाहते थे कि जो उनके जो वेजेस हैं उनको रिवाइज किया जाए, उसके अगेंस्ट जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से उनके इश्यूज़ को नहीं लिया, इसीलिए जो वर्किंग क्लास का जो पार्टिसिपेशन था वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहा। नेक्स्ट टॉपिक है पूना पैक्ट, सितंबर 1932। पूना पैक्ट जो कि BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। हुआ क्या कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो दलित्स हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने जितने भी दलित हैं उनको डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया। इस एसोसिएशन की डिमांड ये थी कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए, लेकिन जो गांधी जी थे वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे। वो क्यों अगेंस्ट थे? Because according to Gandhi ji, separate electorate for Dalits would slow down the process of integration into the society. That means अगर इनको separate electorate दे दिया गया तो जो depressed class है, जो दलित्स है, उनका जो integration है सोसाइटी में, वो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने इसके अगेंस्ट उन्होंने फास्ट रखा कि मैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके एकदम अगेंस्ट हूँ और हमारी कंट्री में इस तरह का कोई भी इलेक्टोरेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से BR अम्बेडकर ने फाइनली गांधी जी की बात को माना और उन्होंने ये बात समझी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है हमारी कंट्री में जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगा। इसीलिए गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। अब ये पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। दैट मीन्स अब जितनी भी रिजर्व्ड क्लासेस हैं, जितनी भी दलित्स हैं, उनके लिए रिजर्व सीट रखी गई, जो कि हमारी प्रोविंशियल असेंबली जो थी और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। लेकिन इनकी जो वोटिंग जो होनी थी वो जनरल इलेक्टोरेट से होनी थी, ना कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट से। तो ये था पूना पैक्ट जो कि BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है हमारी कंट्री में कैसे डेवलप हुई, हमारी कंट्री में जो नेशनल मूवमेंट है वो कैसे स्प्रेड हुआ, व्हेन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज वर इक्वली एडवर्सली अफेक्टेड बाय द colonial rule and they united together to fight against the common enemy, that is the Britishers। तो क्योंकि ये सभी लोग इक्वली अफेक्टेड थे, जो कॉलोनियल रूल है उससे इक्वली अफेक्टेड थे, जिसकी वजह से ये सब ने एक साथ होकर हमारी कंट्री में जो नेशनल मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया और जो कॉमन एनिमी है जो कि ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट किया। नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, पॉपुलर जो प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, इन सभी ने हमारी कंट्री में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हमारा साथ दिया। हमारी कंट्री की जो इमेज है उसको भारत माता से भी एसोसिएट किया जाने लगा। ये जो इमेज है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में हमारी कंट्री में इन्होंने ये इमेज को डेवलप किया। इन्होंने जब वंदे मातरम हमारी कंट्री के लिए लिखा था, उसी टाइम पे इन्होंने जो हमारी कंट्री है इंडिया को
एक माता, एक मदरलैंड की तरह उन्होंने ट्रीट किया था, जिसकी वजह से इसने भी हमारी कंट्री में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया। फोर्थ, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी री इंटरप्रेट किया गया। हमने ये शो किया, हमारी जो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये चीज़ शो करी कि एंशिएंट टाइम पे हमारी जो कंट्री थी बहुत ही एक प्रॉस्परस कंट्री थी, जिसको उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कॉलोनियल रूल ने किया है, जिसकी वजह से जो बाकी जो लोग हैं हमारी कंट्री को बहुत ही अच्छे से हमारी हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से हम अपनी हिस्ट्री पे, अपने पास्ट पे हम लोग प्राउड कर सके। और इसने भी हमारी कंट्री में जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप किया। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया एज ए सिंबल ऑफ डिफाइंस टू द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल को डिफाइंस करने के लिए, उनके अगेंस्ट जो स्ट्रगल है उसको एक सिंबलाइज करने के लिए जो हमारा जो फ्लैग है उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया। तो ये जो सिंबल है हमारी कंट्री का, इसको भी हमारी कंट्री में जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इसने भी पार्टिसिपेट किया। So this chapter is over now. I will meet you in the next class with a new chapter. Till then, goodbye and take care.